Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका मॉडल पेपर 3। ठीक है, ऑलरेडी हम मॉडल पेपर 1 एंड मॉडल पेपर 2 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपका मॉडल पेपर 3 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये आपका एक मॉक टेस्ट रहेगा। क्लियर है? तो मॉडल पेपर 3 डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मॉक टेस्ट है। आपका सेशन आपके लिए रहने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को लास्ट तक देखें विदाउट स्किप किए। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने आपके लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। तो नेट जेआरएफ अड्डा की तरफ से एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जहां पर कि हम आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं, वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आपका डाउट सेशन रह रहा है, तो अगर आपने वहाँ एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाइए एंड @net JRF अड्डा पर जाकर एनरोल करिए खुद को। ओके, एंड बैच को ज्वाइन करिए, ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहाँ कल से आपकी, यानी कि ये सिर्फ मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जल्दी करिए, हरी अप, एनरोल करिए खुद को इस क्रैश कोर्स में, क्योंकि कल यानी कि 5 जून दैट इज एनवायरमेंटल डे। तो 5 जून एनवायरमेंटल डे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। कल आपका डे 1 रहने वाला है क्लास का, और आपको पता है कि हम कितने डेज तक प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10 डेज तक। तो डे 10 तक हमारी क्लासेस रेगुलरली चलेंगी, तो इसलिए आज ही जाके एनरोल करिए एंड कल से अपनी कह सकते हो कि प्रिपरेशन को एक विंग्स दीजिए। ओके, तो चलिए सेशन स्टार्ट करेंगे। यस, फ्रॉम इसको थोड़ा सा, यस, is it visible to you? Yes. Okay, now the question number 1 says that from the following list of statements, यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। इन स्टेटमेंट्स से सिलेक्ट दोज, आपको वो स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है विच इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग की विशेषताओं को और टीचिंग के लिए जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स होती हैं उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, टीचिंग एम्प्लाइज कम्युनिकेशन। टीचिंग इम्प्लाई करता है कम्युनिकेशन पे, तो करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन अ क्लासरूम अगर टीचर का जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा है तो हम कह सकते हैं कि टीचिंग, यस बिल्कुल, कम्युनिकेशन पर इम्प्लाई करें। जितने बेहतर तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाते हैं थ्रू टू स्टूडेंट्स, उतने बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स भी आपको समझ पाते हैं। तो जितना अच्छा आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन होगा उतना अच्छा आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा। क्लियर? तो बिल्कुल टीचिंग जो है वो कम्युनिकेशन को इम्प्लाई करता है। नेक्स्ट है आपका, टीचिंग इज लाइक सेलिंग गुड्स। ठीक है, टीचिंग कुछ बेचने जैसा नहीं है। हाँ ठीक है, जैसे अभी हम आपको क्रैश कोर्स दे रहे हैं, ठीक है, तो हम आपसे कह रहे हैं कि यू हैव टू पे 499 है ना फॉर क्रैश कोर्स। अब आप कहो कि इसमें हम अपनी शिक्षा, टीचिंग को बेच रहे हैं, नहीं, टीचिंग नहीं बेच रहे हैं। क्रैश कोर्स का जो फी आपसे ली जाती है इट्स जस्ट फॉर द अरेंजमेंट। जैसे अब आपके लिए मतलब आप ये कह सकते हो कि हम आपको अगर कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है, हम भी मतलब इन्वेस्ट हम करेंगे तभी हम आपको मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह ला पाएंगे। तो बस उसके लिए, ठीक है, उसके लिए हम ये आपसे फीस लेते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम अपनी टीचिंग को बेच रहे हैं। तो टीचिंग कुछ चीज़ें सामान बेचने जैसा नहीं होता। देखिए, इसीलिए नहीं होता क्योंकि जैसा कि यहाँ पर 499 रुपीज़ आपको दिया गया कि आपको 499 रुपीज़ में एनरोल करना है खुद को क्रैश कोर्स में, तो 499 में ही करना है। ये नहीं होगा कि कोई स्टूडेंट आके बार्गेनिंग कर रहा है कि मैम 499 नहीं, हमें 399 में एनरोल कर लीजिए, 400 में एनरोल कर लीजिए, 450 में एनरोल कर लीजिए। दैट इज सेलिंग गुड्स। जब आप सामान बेच रहे होते हो तो अलग अलग कस्टमर से आप मोल भाव करते हो, लेकिन जब टीचिंग हो रही होती है, जब आप स्कूल में फीस देते हो तो वहाँ भी कोई मोल भाव नहीं कर सकते। जो आपकी फिक्स फीस है आपको वो पे करनी है। सिमिलरली क्रैश
कोर्स में भी कोई मोलभाव नहीं चलेगा, सभी के लिए सेम फीस है 499 रुपीज़। क्लियर? तो टीचिंग बिल्कुल भी सेलिंग गुड्स नहीं होता, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ना ही तो हम कुछ इसमें खरीदते हैं, ना कुछ इसमें बेचते हैं, बस इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है आपके आइडियाज़ का, आपके थॉट्स का, ओके, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। टीचर से भी थॉट्स आइडियाज़ ट्रांसफर हो रहे हैं स्टूडेंट तक, एंड स्टूडेंट से भी थॉट आइडियाज़ ट्रांसफर हो रहे हैं टीचर तक। टीचिंग मीन्स मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग। अब टीचिंग का मतलब होता है कुछ मैनेज करना, कुछ मॉनिटर करना। तो बिल्कुल टीचिंग का मतलब यही होता है। टीचिंग में अब जैसे हम आपका अगर क्रैश कोर्स आप लेते हैं, हम आपको क्रैश कोर्स कराएंगे तो उसके लिए हम टेस्ट सीरीज़ प्रिपेयर करेंगे। हमने आपको बोला हम PDF फाइल्स देंगे आपको विद आंसर की, तो हम PDF फाइल बनाएंगे, उसकी आंसर की बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, किस टाइप से आपको कब क्लासेस देनी है, आपका टाइम टेबल शेड्यूल बनाएंगे, है ना। तो टीचिंग का मतलब मैनेजिंग होता है, मॉनिटरिंग होता है। हम आपको मॉनिटर करेंगे कि आपने मॉक टेस्ट, जैसे हम आपको कंप्लीटली मॉनिटर कर रहे हैं कि क्रैश कोर्स बाय कर लीजिए, नहीं किया तो जल्दी कीजिए, है ना, आपका टाइम ना निकल जाए, कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, टीचिंग का मतलब यही है कि आपको मैनेज किया जा रहा है, आपको मॉनिटर किया जा रहा है, ठीक है। टीचिंग एम्प्लाइज इन्फ्लुएंसिंग अदर। टीचिंग एम्प्लाइज इन्फ्लुएंसिंग अदर मीन्स टीचिंग क्या करता है, दूसरों को प्रभावित करता है। तो बिल्कुल टीचिंग हमेशा दूसरों को प्रभावित करती है। एक टीचर हमेशा एक गुड इम्पैक्ट थ्रू करता है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आपकी फैमिली में जो मोस्ट एजुकेटेड पर्सन होता है, तो उससे आप लोग को ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि आप उसके लाइफ स्टाइल से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आप उसके कम्युनिकेशन स्टाइल से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स जिनसे कि आप इन्फ्लुएंस होते हैं। तो टीचिंग का मतलब होता है कि वो क्या करती है, दूसरों पर प्रभाव डालती है। अब अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली तो अच्छा ही डालती है। तो टीचिंग क्या करती है, दूसरों पर प्रभाव डालती है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी सही है। लेकिन दूसरा आपसे बोल रहा है टीचिंग रिक्वायर्स कन्विंसिंग अदर। अब टीचिंग का मतलब ये नहीं होता आपको दूसरों को खुश करना है, दूसरों को कन्विंस करना है। क्यों करना है, अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि बाय आवर क्रैश कोर्स, तो मैं अपने लिए नहीं बोल रही। अगर आप क्रैश कोर्स ले रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपका UGC नेट एग्जाम क्रैक करना। नहीं ले रहे हैं, इट्स योर चॉइस। हमारी ड्यूटी बस इतनी है कि हमें आपको बार बार रिमाइंड कराना है कि ले लीजिए। आपने खुद देखिए, जब आपको बोला गया कि यू हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस ID, आपको @NATJRF अड्डा ID दी गई थी, तो कॉन्टैक्ट आपने किया था, है ना, हम आपके पास नहीं गए थे। आपने कांटेक्ट किया कि हेलो मैम, आई एम इंटरेस्टेड इन क्रैश कोर्स, हेलो सर, आई एम इंटरेस्टेड इन क्रैश कोर्स। तो इस तरह से आपके मैसेजेस आए, उसमें हमने आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे किया कि ओके इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन एनरोल, है ना, एनरोल करिए इस कोर्स के लिए। हमने आपको टैम्पलेट प्रोवाइड कराया कि ये हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, हमने आपको रिटन मैसेज प्रोवाइड कराया। तो फिर जो मटेरियल हमें आपको प्रोवाइड कराना था कोर्स एनरोल कराने के लिए, वो हमने आपको प्रोवाइड कराया, बट तभी कराया जब हमने देखा कि हाँ आपने मैसेज किया कि यू आर इंटरेस्टेड इन क्रैश कोर्स, है ना। अगर आपने हमें मैसेज नहीं किया तो हम आपके पास नहीं गए कि हमारा क्रैश कोर्स बाय करिए। जब आपने मैसेज किया कि यू आर इंटरेस्टेड, देन ओनली हमने आपको मटेरियल था जो प्रोवाइड कराया। हम वो फिर अलग है कि हमने आपको फिर मैसेजेस किए, बट तब किए जब आपने पहले बोला, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि किसी को कन्विंस करना टीचिंग का मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है। नाउ देयर कैन बी नो टीचिंग विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट। देखिए, ये वाली बात भी गलत है कि कोई टीचिंग नहीं होती अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं है। क्यों नहीं होती? पहले के ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा कि गुरु हुआ करते थे जो कि एक ट्री के नीचे बैठते थे, और उनके जो शिष्य हुआ करते थे, वो ट्री होता था, उस ट्री पे एक चबूतरा टाइप बना होता था, उस पर गुरु बैठते थे, एंड जो नीचे आपकी लैंड हुआ करती थी, ज़मीन हुआ करती थी, वहाँ पर शिष्य चटाई बिछाकर बैठा करते थे। तो क्या उस टाइम पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं होती थी ना। आपके प्राइमरी स्कूल्स हुआ करते थे, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हुआ करते थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोई इतना अच्छा नहीं हुआ करता था, बट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दैट टाइम भी हुआ करती थी। तो वही है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए गुड टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। इट डजेंट मैटर कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट के बिना टीचिंग नहीं हो सकती, ये वाली बात गलत है, ठीक है। तो यहाँ हमारे सिर्फ हमने 3 स्टेटमेंट्स देखे जो सही थे। अगर हम टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें या उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें, पहला था टीचिंग एम्प्लाइज कम्युनिकेशन, कि टीचिंग क्या करता है, कम्युनिकेशन पर निर्भर करता है एक तरह से, कि कम्युनिकेशन अच्छा होगा टीचिंग अच्छी होगी। टीचिंग मीन्स मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, टीचिंग का मतलब मैनेज करना होता है, कुछ मॉनिटर करना होता है। एंड टीचिंग एम्प्लाइज इन्फ्लुएंसिंग अदर,
टीचिंग क्या करती है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करती है। तो बहुत लेंदी हो गया ये क्वेश्चन, बट यहाँ से आपको काफ़ी सारा मतलब कह सकते हो आप कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो आपने समझी कि टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और टीचिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है और क्या नहीं है। तो यहाँ हमने स्टेटमेंट हमने देखा था फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, एंड इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर 1। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ निम्नलिखित कथनों की सूची में से उन कथनों का आपको चयन करना है जो शिक्षण की विशेषताओं और बुनियादी आवश्यकताओं को इंगित करते हैं। शिक्षण का तात्पर्य संचार से है, बिल्कुल शिक्षण का तात्पर्य संचार से है। जितना अच्छा आपका संचार कौशल होगा उतना अच्छा आपका शिक्षण कौशल होगा। शिक्षण सामान बेचने जैसा है, बिल्कुल नहीं है। मोल भाव हम बिल्कुल नहीं करते, फिक्स्ड अमाउंट आपको दिया जाता है। शिक्षा का अर्थ है प्रबंधन और निगरानी, बिल्कुल आपकी निगरानी की जाती है, आपके लिए प्रबंध किया जाता है। शिक्षण का तात्पर्य दूसरों को प्रभावित करना होता है, बिल्कुल होता है। दूसरों से शिक्षण दूसरों को प्रभावित करता है। शिक्षण के लिए दूसरे को समझना आवश्यक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। बिना आप संचारात्मक सहायता के शिक्षण नहीं हो सकता, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जो स्टूडेंट टीचर्स होते हैं उनके बीच कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन फिर भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही होती है, तो शिक्षण के लिए किसी को समझना यहाँ ज़रूरी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ moving towards our next question, and this question says that what is the purpose underlying the use of teaching aids। अब teaching aids के लिए क्या पर्पस रहता है, ठीक है। अब आइए देखेंगे। टू मेक द लेसन इंटरेस्टिंग, टीचिंग एड्स शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग का उद्देश्य क्या है, ठीक है। क्या उद्देश्य है कि आप लेसन को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, आप स्टूडेंट की अटेंशन को ग्रैब करेंगे या कैप्चर करेंगे, आप टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज को एनहांस करेंगे, या फिर आप लर्निंग आउटकम्स को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो देखिए हमने पहले भी टीचिंग लर्निंग एड्स से क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो अगर मैं टीचिंग लर्निंग एड्स की बात करूं, तो क्या होता है कि टीचिंग लर्निंग एड्स का हम यूज़ करते हैं सो दैट कि जो हमारी टीचिंग प्रोसेस है उसको हम कन्वीनियंट बना सकें, उसको हम स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें, हम जो समझाना चाह रहे हैं वो स्टूडेंट समझ सकें, इसलिए हम टीचिंग लर्निंग एड्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑडियो टीचिंग लर्निंग एड, विजुअल एड्स, इन सब का हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमें बच्चे को वर्ड्स चैप्टर पढ़ाना है, तो हम डिफरेंट वर्ड्स की इमेजेस बच्चों को शो करते हैं, हम बोर्ड पर ड्रॉ करते हैं या फिर हम चार्ट पर उनको दिखाते हैं, सो दैट बच्चे जान सके कि अगर हम क्रो के बारे में पढ़ा रहे हैं तो बेसिकली क्रो होता कैसे है, ठीक है। तो देखकर, हमने बोला ना कि देखकर सुनकर हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, इसी वजह से सिर्फ टीचिंग एड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब बच्चा जानेगा, जब बच्चा समझेगा, इंटरेस्टिंग तो बनाता है लेसन को, दैट्स गुड, लेकिन इसका मेन मोटिव नहीं है। हम इसको एक मोटिव कह सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग एड से जो लेसन है वो इंटरेस्टिंग बनता है, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, अटेंटिव रहते हैं, लेकिन हम इसको मेन मोटिव नहीं कहेंगे। स्टूडेंट की अटेंशन ग्रैब करना, उनके अटेंशन को कैप्चर करना इज़ ऑल्सो मोटिव ऑफ टीचिंग एड, बट नॉट द मेन मोटिव, ठीक है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा सर्वोपरि, क्योंकि हमें अगर 4 ऑप्शन ही दिए, हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है, देन यू हैव टू सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, है ना। तो ये दोनों चीज़ें ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज को एनहांस करने के लिए हमने टीचिंग लर्निंग एड्स का यूज़ नहीं किया, बल्कि टीचिंग लर्निंग एड्स का जो यूज़ किया गया है वो आपके किस लिए किया गया है, ताकि जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको आप ऑप्टिमाइज़ कर सकें। मतलब आप जो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं वो बच्चे को आए, है ना। अगर आप बच्चे को वर्ड चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बच्चा वर्ड चैप्टर समझे, अगर आपने वर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई तो बच्चा वो जाने, ठीक है। दैट इज़ द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स। इसलिए टीचिंग एड्स का यूज़ किया जाता है ताकि जो लर्निंग आउटकम से उनको ऑप्टिमाइज किया जा सके। क्लियर? हिंदी में देखेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग का उद्देश्य है पाठों को रोचक बनाना। कैसा बनाना? रोचक बनाना। छात्रों का ध्यान आकर्षित करना। क्या करना? छात्रों का ध्यान आकर्षित करना। तकनीकी संसाधनों तक पहुंच बढ़ाना। क्या करना? तकनीकी संसाधनों तक पहुंच बढ़ाना। और सीखने के परिणामों को क्या करना? अनुकूलित करना। तो करेक्ट है आपका, सीखने के परिणामों को अनुकूलित करना। क्लियर? ओके। Now, moving towards our next question, that is question number 3rd.
Below are given statements pertaining to evolution system. Identify those which correctly explain them. आप देखिए evolution system से आपको कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी हैं जो करेक्टली इवोल्यूशन सिस्टम को एक्सप्लेन करती हैं। आपको यहाँ से वो स्टेटमेंट जो है वो पुट करनी है, ठीक है, लेनी है, पिक करनी है। तो पहला है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, CRT फोकसेस ऑन अ डिलिमिटेड डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क। जो आपका कोई क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग जो होती है जिसको हम CRT कहते हैं, वो आपके डिलिमिटेड डोमेन पे वर्क करती है लर्निंग टास्क के। तो बिल्कुल ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही है। दूसरा नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, देखिए क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, ये कुछ टेस्टिंग्स हैं। अब दूसरी बात आई कि नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग जो है ये आपका रिक्वायर करती है क्लियरली डिफाइंड ग्रुप। जब आप नॉर्म सेट करते हो तो उसका मतलब है बिल्कुल क्लियर होते हैं वो। आपने नॉर्म सेट कर दिए, जैसे हमने किया कि आपको क्रैश कोर्स के लिए 499 रुपीज़ पे करने हैं, तो यू हैव टू पे 499 रुपीज़ ओनली, ठीक है, ना रुपये ज़्यादा पे करना है ना आपको कम पे करना है। तो यहाँ पर नॉर्म्स बिल्कुल मानक जो है वो निर्धारित है। तो जब मानक निर्धारित होते हैं तो उनको बिल्कुल एक क्लियर डिफाइंड ग्रुप की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। ये वाली बात भी हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव टेस्ट आर गिवन एट द एंड ऑफ द कोर्स। तो फॉर्मेटिव टेस्ट जो होते हैं वो कोर्स के लास्ट में नहीं दिए जाते, बल्कि कब दिए जाते हैं, स्टार्टिंग में। आप लोग जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो जो ये अप्रैल और मई का मंथ होता है, इस मंथ में आपके जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि लास्ट मार्च में आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है, एट दैट टाइम आपका समेटिव असेसमेंट ही होते हैं। तो समेटिव असेसमेंट आपके पाठ्यक्रम या फिर आप कह सकते हो कि आपके सिलेबस, आपका करिकुलम के बाद होते हैं, लेकिन करिकुलम के चलते पर आपके फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं। करिकुलम चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, तो उस टाइम पर ही आपका फॉर्मेटिव, आप कह सकते हो कि आपकी जो पाठ्यचर्या होती है उसके साथ आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, उसके साथ में आपका जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है वो किया जाता है। क्लियर? तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा नहीं सही है। फिर बोथ नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग यानी NRT एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग यानी CRT यूज द सेम टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स। जो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग होते हैं, जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग होते हैं, सेम टाइप के टेस्ट आइटम्स का यूज़ करते हैं। बिल्कुल सेम टाइप के टेस्ट आइटम्स ही यहाँ पर दोनों में यूज़ होते हैं। समेटिव टेस्ट आर यूज रेगुलरली ड्यूरिंग टीचिंग ट्रांजेक्शंस। तो अभी हमने बताया जब आपकी शिक्षण टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस चल रही होती है, उसके साथ ही साथ आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन आपका किया जाता है। लेकिन समेटिव टेस्ट जो होते हैं आपके एंड ऑफ द सेशन होते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई एक दूसरे से, ठीक है। तो इसलिए वाली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी। मास्टरी टेस्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग का एग्जाम्पल मास्टरी टेस्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही स्टेटमेंट हमारी सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ थी, जहाँ पर बताया था कि आपका जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग है वो क्या करता है, लर्निंग टास्क के डेवलप्ड डोमेन पर फोकस करता है। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग आपके लिए क्लियरली डिफाइंड ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है। एंड दोनों ही रेफरेंस टेस्टिंग, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग सेम टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स का यूज करते हैं। क्लियर? हिंदी में देखेंगे, सॉरी इसके ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, एंड इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में देख लेंगे। मूल्यांकन प्रणालियों से संबंधित कथन नीचे दिए गए हैं, उन्हें पहचानें जो उन्हें सही ढंग से समझाते हैं। मानदंड संदर्भित परीक्षण CRT सीखने के कार्यों के एक सीमित डोमेन पर केंद्रित है। बिल्कुल। मानदंड संदर्भित परीक्षण NRT के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित समूह की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। पाठ्यक्रम के अंत में रचनात्मक परीक्षण दिए जाते हैं, नहीं। मानदंड संदर्भित परीक्षण NRT और मानदंड संदर्भित परीक्षण CRT दोनों को यहाँ पे एक, इसको मानक बोलेंगे, मानक संदर्भित परीक्षण, ठीक है। तो दोनों एक ही प्रकार के परीक्षण आइटम का उपयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज मैच दी कॉलम। यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में आपका न्यूरल सिस्टम दे रखा है ब्रेन का, और लिस्ट 2 में आपको टाइप्स ऑफ मेमोरी के साथ उसको मैच करना है। पहला है आपका कॉन्शियस, यानी आप जब चेतन की अवस्था में होते हैं, जब आप कॉन्शियस होते हो तब किस टाइप की मेमोरी होती है, या जब आप अनकॉन्शियस होते हो तब किस टाइप की मेमोरी होती है। जब मोटर स्किल्स आप में देखी जाती हैं तब कौन सी
आप कह सकते हो मेमोरी होती है, या ओन एक्सपीरियंसेस के टाइम पे आप कौन सी मेमोरी का, तो किसके साथ इन्हें मैच करेंगे, इम्प्लिसिट मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी, एक्सप्लिसिट या फिर एपिसोडिक। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर इम्प्लिसिट मेमोरी की, तो ये जो इम्प्लिसिट मेमोरी है ये कैसी होती है, इसको हम कह सकते हैं कि ये आपकी अनकॉन्शियस मेमोरी होती है, मतलब अंतर्निहित होते हैं आप इस टाइम पर। तो ये आप इस टाइम पर आप किस स्टेज में होते हो, अनकॉन्शियस होते हो। तो बी का आपका क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे बी का फर्स्ट 2 जगह दिया हुआ है, ठीक है, तो बी का फर्स्ट 2 जगह दिया है, तो अभी हम स्टेटमेंट सिर्फ एक आंसर के थ्रू मार्क नहीं कर सकते, बाकी भी देखना होगा। अब हम अनकॉन्शियस देखेंगे, तो अनकॉन्शियस किसके साथ जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ इतना देखना है कि जब कॉन्शियस की बात की गई यानी चेतन की बात की गई तो इट गोज विद इम्प्लिसिट मेमोरी, ठीक है, चेतन की बात हुई तो ये इम्प्लिसिट मेमोरी के साथ गया। तो जब अनकॉन्शियस की बात होगी तो इसका अनकॉन्शियस कॉन्शियस का ऑपोजिट है, सिंपली इम्प्लिसिट भी एक्सप्लिसिट का ऑपोजिट है। तो अनकॉन्शियस किसके साथ जाएगा, एक्सप्लिसिट के साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या होते हैं, अचेतन की अवस्था में होते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता, तो दैट टाइप ऑफ मेमोरी लीड विद एक्सप्लिसिट मेमोरी। किसके साथ लीड करती है, एक्सप्लिसिट मेमोरी के साथ लीड करती है, ठीक है। अचेतन एक्सप्लिसिट एंड कॉन्शियस एक्सप्लिसिट, जब आप कॉन्शियस होते हैं तब आप अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं, और जब आप अनकॉन्शियस होते हैं तब आपकी जो मेमोरी होती है वो अंतर्निहित होती है। क्लियर। नाउ मोटर स्किल्स, अब मोटर स्किल्स आपके किसके साथ जाएंगे, तो मोटर स्किल्स जाएंगे आपके, देखिए मोटर स्किल्स क्या होती है, जिनसे आप काम करते हो। जैसे मैं पेंसिल से लिख रही हूँ तो मैं यहाँ पर किसका यूज़ कर रही हूँ, अपनी मोटर नर्व्स का यूज़ कर रही हूँ, तो मोटर स्किल्स है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मोटर स्किल्स को हम मैच करेंगे कार्यविधिक स्मृति, यानी कार्यविधि मतलब कोई काम हो रहा है, मोटर स्किल्स के थ्रू हम कोई वर्क करेंगे, दैट इज प्रोसीजरल मेमोरी। ये जो प्रोसीजरल मेमोरी होती है बेसिकली ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम अगर कुछ सीखते हैं तो वो हमारी मेमोरी में काफ़ी लंबे समय तक के लिए रहता है, या कह सकते हो लाइफ टाइम के लिए रहता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि चाय बनाना, टी मेकिंग, तो आपको अगर चाय बनाना आती है तो क्या आज आपने चाय बना ली, कल आप चाय बनाना भूल जाएंगे, नहीं, आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। साइकिल चलाना, आप साइकिल चला रहे हो अभी, तो आप क्या आगे जाके साइकिल चलाना भूल जाएंगे, नहीं, साइकिल चलाना भी आपको हमेशा रहेगा। तो ये लॉन्ग टर्म है, अगर आपने अभी कुछ सीखा तो आपके साथ लाइफ टाइम तक चलेगा। तो दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मोटर स्किल्स एंड प्रोसीजरल मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जहाँ पर कि हम लंबे समय तक चीज़ों को अपने साथ रखते हैं, और इसके लिए हम मोटर स्किल्स का यूज़ करते हैं। लाइक आप अगर बाइसाइकिल चला रहे हो तो यू हैव टू यूज योर मोटर स्किल्स, आप चाय बना रहे हो देन ऑल्सो यू हैव टू यूज योर मोटर स्किल्स। क्लियर ना। ओन एक्सपीरियंसेस एक ही बचता है, दैट इज एपिसोडिक मेमोरी। ओन एक्सपीरियंसेस का मतलब होता है हमारी लाइफ से कुछ कनेक्ट होना, ठीक है। जब हम एपिसोडिक मेमोरी का मतलब होता है एक ऐसी मेमोरी जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि खुद से चीज़ों को समझ रहे होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग लीड कर रहे होते हैं, ठीक है, दैट इज टर्म्ड एज एपिसोडिक मेमोरी। सो ये आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ जा रहा है, ए का थर्ड हमने देखा था, कॉन्शियस का एक्सप्लिसिट देखा था, अनकॉन्शियस का इम्प्लिसिट देखा था, एंड मोटर का प्रोसीजरल एंड ओन का एपिसोडिक। तो इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हेयर। क्लियर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स इसका हिंदी में हमने ऐसा कुछ सच नहीं दिया, क्योंकि हमने यहीं पर कार्यविधिक सुव्यक्त स्मृति, सांयोगिक स्मृति एंड अंतर्निहित स्मृति यहाँ लिख दिया था, बाकी ऑप्शंस को हिंदी में शो करने की कोई रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपके मॉडल पेपर 3 के। अगर आपने हमारा मॉडल पेपर 2 एंड मॉडल पेपर 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके मॉडल पेपर 1 एंड मॉडल पेपर 2 को आप देख सकते हैं। इसके अलावा महामैराथन क्लास की सीरीज़ चली थी, आपने अगर वो सेशंस भी नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी सजेशन यू कैन ऑल्सो गिव इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, यानी कि आपके मॉडल पेपर 3 के पार्ट 2 के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।